नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। भूटान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में भारत के लिए स्थायी सीट का समर्थन किया। कर्नाटक सरकार ने सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति को वापस लिया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेशिया को लेकर नए दिशा निर्देशों का मसौदा जारी किया। केंद्रीय कैबिनेट ने AVGC XR के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र NCOE को मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि PMLA और ऐसे ही अन्य कानूनों से जुड़े मामलों में सुनवाई शीघ्र पूरी की जानी चाहिए। यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन CERN ने अपनी स्थापना के 70 वर्ष पूरे किए। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। भूटान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में भारत के लिए स्थायी सीट का समर्थन किया। हाल ही में USA, फ्रांस और UK ने भी UNSC का स्थायी सदस्य बनने के लिए भारत के दावे का समर्थन किया है। आपको बता दें, UNSC में सुधारों के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन की आवश्यकता होगी। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में किया गया संशोधन सभी सदस्यों के लिए तभी लागू होगा जब संयुक्त राष्ट्र महासभा के 2/3 सदस्यों द्वारा संशोधन का समर्थन किया गया हो और सुरक्षा परिषद यानी UNSC के सभी स्थायी सदस्यों सहित संयुक्त राष्ट्र के 2/3 सदस्यों द्वारा इसकी पुष्टि की जाए। चलिए खबर की बेहतर समझ के लिए सुरक्षा परिषद यानी UNSC के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। UNSC की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत हुई थी। यह परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इस परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में UNSC में 15 सदस्य शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत सुरक्षा परिषद को सदस्य राष्ट्रों के लिए बाध्यकारी निर्णय लेने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस तरह के निर्णय को मानना सदस्य देशों के लिए अनिवार्य होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो शक्ति है। ये देश चीन, फ्रांस, रूस, UK, USA हैं और बाकी 10 अस्थायी सदस्य जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, जिसमें अफ्रीका की 3 सीटें, एशिया की 2 सीटें, लैटिन अमेरिका की 2 सीटें, पश्चिमी यूरोप और अन्य के लिए 2 सीटें तथा 1 सीट पूर्व यूरोप के लिए आरक्षित की गई है। खबर में आगे बढ़ते हैं और भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करने वाले कारकों को जान लेते हैं। भारत विकासशील देशों का अग्रणी प्रतिनिधि है। उदाहरण के लिए ग्लोबल साउथ, ये तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है और ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। साथ ही भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सबसे अधिक योगदान देने वाले देशों में से एक है। अंत में भारत की स्थायी उम्मीदवारी में क्या बाधाएं आ रही हैं, ये भी जान लेते हैं। पहला, चीन का विरोध। चीन को छोड़कर UNSC के सभी स्थायी सदस्यों ने भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। दूसरा है विभिन्न समूहों द्वारा विरोध, जैसे कि यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस या कॉफी क्लब UNSC में स्थायी सीटों के विस्तार का विरोध करता है। इसके अलावा सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य अपने हितों को अधिक प्राथमिकता देते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। कर्नाटक सरकार ने CBI को दी गई सामान्य सहमति को वापस लिया। इससे पहले पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु आदि कई अन्य राज्यों ने भी CBI को दी गई अपनी सामान्य सहमति यानी जनरल कंसेंट वापस ले ली थी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल ने 2018 में CBI को दी गई अपनी सामान्य सहमति वापस ले ली थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ मामले 2024 में कहा कि यह मुकदमा सुनवाई योग्य है। CBI को प्राप्त सहमति के बारे में बात करें तो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना यानी DSPE अधिनियम 1946 की धारा 6 के अनुसार CBI को किसी राज्य में अपराध की जांच शुरू करने से पहले संबंधित राज्य सरकार की सहमति लेनी होती है। इस संबंध में CBI का दर्जा राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA से अलग है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA अधिनियम 2008 के तहत कार्य करती है और इसके क्षेत्राधिकार में पूरा देश शामिल है। आइए अब खबर में आगे बढ़ते हैं और सहमति के प्रकार के बारे में समझ लेते हैं। यह 2 प्रकार की होती है, सामान्य सहमति और केस विशेष के संबंध में सहमति। पहले प्रकार यानी सामान्य सहमति की बात करें तो सामान्य सहमति मिलने पर CBI को राज्य में प्रत्येक या अलग अलग मामले की जांच के लिए हर बार नई सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद है सामान्य सहमति का अपवाद। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट राज्य की सहमति के बिना
किसी अपराध की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दे सकते हैं। यदि किसी राज्य ने अपनी सहमति वापस ले ली है, फिर भी सीबीआई को अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में दर्ज ऐसे मामलों की जांच का अधिकार बना रहता है जिनमें उस राज्य के निवासी शामिल हैं। सहमति वापस लेने से पहले दर्ज किए गए मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जा सकती है। केस विशेष के संबंध में सहमति यानी केस स्पेसिफिक कंसेंट को देखें तो इसके तहत सीबीआई को प्रत्येक मामले या केस की जांच करने से पहले राज्य सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य होता है। खबर के अंत में सीबीआई के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। स्थापना की बात करें तो इसे भ्रष्टाचार निवारण पर गठित संथानम समिति 1962 से 1964 की सिफारिश पर 1963 में स्थापित किया गया था। स्थिति की बात करें तो यह गैर सांविधिक और गैर संवैधानिक निकाय है, अर्थात न ही किसी कानून और न ही भारत के संविधान में इसका जिक्र है। यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना यानी डीएसपी अधिनियम 1946 के तहत कार्य करती है। इसका कार्यान्वयन मंत्रालय कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय है। जांच किए गए मामलों के प्रकार में भ्रष्टाचार रोधी मामले, आर्थिक अपराध, अंतरराज्यीय या अखिल भारतीय प्रभाव वाले सनसनीखेज अपराध आदि शामिल हैं। अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेशिया को लेकर नए दिशा निर्देशों का मसौदा जारी किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी ड्राफ्ट गाइडलाइंस का शीर्षक है असाध्य रूप से बीमार रोगियों से जीवन रक्षक उपचार प्रणाली हटाने के लिए दिशा निर्देश, मतलब निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। खबर के शुरुआत में मुख्य दिशा निर्देशों पर एक नजर डालते हैं। पहला बिंदु है जीवन रक्षक उपचार यानी लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट्स एलएसटी हटाने के लिए जरूरी शर्तें। इसके अंतर्गत मरीज को ब्रेन स्टेम डेड घोषित किया जा चुका हो और इसकी पुष्टि मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के तहत होनी चाहिए। आपको बता दें कि ब्रेन स्टेम डेथ वह स्थिति है जब ब्रेन स्टेम यानी मस्तिष्क का एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है। ऐसा होने पर व्यक्ति कभी भी होश में नहीं आ पाता या वेंटिलेटर के बिना सांस नहीं ले पाएगा। इसके अलावा डॉक्टरों की सुविचारित राय हो कि मरीज की स्थिति गंभीर है और इलाज से कोई लाभ होने की संभावना नहीं है। साथ ही यदि मरीज या परिजन की तरफ से जीवन रक्षक प्रणाली जारी रखने से इनकार किया गया हो। अगला मुख्य दिशा निर्देश है कि जीवन रक्षक उपचार यानी एलएसटी के प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए प्राथमिक चिकित्सा बोर्ड पीएमबी और माध्यमिक चिकित्सा बोर्ड एसएमबी के गठन का प्रावधान किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एलएसटी प्रस्तावों को प्राथमिक चिकित्सा बोर्ड के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाना चाहिए। साथ ही माध्यमिक चिकित्सा बोर्ड को पीएमबी के निर्णय को मान्यता देनी चाहिए। और अंत में क्लिनिकल एथिक्स कमेटी, इसका गठन अस्पताल द्वारा ऑडिट, निरीक्षण और संघर्ष समाधान के लिए किया जाता है। यूथेनेशिया या इच्छा मृत्यु क्या होती है, अब इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी दर्दनाक या लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो और डॉक्टरों की सुविचारित राय में उसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है, तब उसे गरिमापूर्ण तरीके से मृत्यु प्रदान करना ही यूथेनेशिया कहलाता है। इच्छा मृत्यु के दो प्रकार है, सक्रिय यानी एक्टिव इच्छा मृत्यु और निष्क्रिय यानी पैसिव इच्छा मृत्यु। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की बात करें तो इसके तहत जीवन समर्थक उपकरणों या उपचार जैसे कि वेंटिलेटर या फीडिंग ट्यूब को हटा या रोक दिया जाता है। नॉर्वे जैसे कुछ देशों में इसे कानूनी अनुमति प्रदान की गई है। ध्यान देने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य 2018 मामले में अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ मरने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी थी। इस फैसले में भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को कानूनी वैधता प्रदान की गई। सक्रिय इच्छा मृत्यु की बात करें तो इसमें डॉक्टर गंभीर रूप से बीमार रोगी के अनुरोध पर उसके जीवन को जानबूझकर समाप्त कर देता है। बेल्जियम जैसे कुछ देशों में इसकी कानूनी अनुमति है, लेकिन भारत में यह अभी भी गैर कानूनी है। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। केंद्रीय कैबिनेट ने AVGC XR के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र NCOE को मंजूरी दी।
2022-23 के बजट में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी यानी AVGC XR क्षेत्र के लिए एक टास्क फोर्स गठित करने का प्रस्ताव रखा गया था और अब उसी प्रस्ताव के अनुसरण में AVGC XR के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र यानी नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का गठन किया जा रहा है। इससे भारत में क्रिएटिव इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। NCOE की मुख्य विशेषताएं भी काफी खास हैं। इसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत स्थापित किया जाएगा। इसका अस्थायी नाम इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर इमर्सिव क्रिएटर्स IIIC रखा गया है। यह AVGC XR क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक इंक्यूबेशन सेंटर के रूप में कार्य करेगा। अब बात करते हैं इस राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के फायदों की। AVGC XR क्षेत्र में व्यापक वृद्धि की क्षमता है। उदाहरण के लिए फिक्की EY रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में एनिमेशन उद्योग की वृद्धि दर 25% है और इसका अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 46 बिलियन रुपए है। दूसरा है अलग अलग इमर्सिव प्रौद्योगिकियों के लिए ट्रायल की सुविधा। इन प्रौद्योगिकियों में वर्चुअल रियलिटी, VR, ऑगमेंटेड रियलिटी, AR, मिक्स्ड रियलिटी, MR और 3D मॉडलिंग शामिल है। स्वदेशी बौद्धिक संपदा IP का सृजन भी एक लाभ है। इससे घरेलू जरूरतों को पूरा करने और वैश्विक स्तर पर भी विस्तार करने के साथ साथ भारत की डिजिटल क्रिएटिव इकोनॉमी के भविष्य को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। रोजगार के अवसरों की बात करें तो इस क्षेत्र में 5 लाख से भी अधिक नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है, खासकर शिक्षा, कौशल विकास और नवाचार के क्षेत्रों में। इससे वैश्विक स्तर पर भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने में भी मदद मिलेगी। अब बात करते हैं क्रिएटिव इकोनॉमी की। यह क्रिएटिव एसेट्स पर आधारित एक उभरती हुई अवधारणा है। इसमें देश की आर्थिक समृद्धि और विकास को बढ़ावा देने की व्यापक क्षमता है। यह अर्थव्यवस्था के लिए एक ज्ञान आधारित आर्थिक गतिविधि है जिस पर क्रिएटिव इंडस्ट्रीज आधारित हैं। क्रिएटिव इंडस्ट्रीज या रचनात्मक उद्योग में प्राथमिक इनपुट के रूप में रचनात्मकता और बौद्धिक संपदा का उपयोग करते हुए उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं का सृजन, उत्पादन एवं वितरण किया जाता है। भारत में इस उद्योग का आकार लगभग $30 बिलियन है तथा यह भारत की लगभग 8% कार्यशील जनसंख्या को रोजगार भी प्रदान करता है। तो कुल मिलाकर यह कदम न केवल भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी को नई दिशा देगा बल्कि लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगा। चलिए अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि PMLA और ऐसे ही अन्य कानूनों से जुड़े मामलों में सुनवाई शीघ्र पूरी की जानी चाहिए। V सेंथिल बालाजी बनाम द डिप्टी डायरेक्टर मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA 2002 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोपी को जमानत प्रदान की। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि जमानत मिलने के लिए बहुत सख्त नियम नहीं होने चाहिए। इस तरह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट की अन्य टिप्पणियां क्या रही है, आइए पहले ये जान लेते हैं। जमानत देने के लिए कठोर शर्तों वाले कानूनों जैसे कि PMLA, UAPA और NDPS अधिनियम के तहत मामलों में मुकदमे के शीघ्र निपटान की आवश्यकता है। ध्यान देने वाली बात है कि PMLA की धारा 45 राज्य को किसी आरोपी को अनुचित रूप से लंबे समय तक हिरासत में रखने की शक्ति नहीं देती है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इन कानूनों का इस्तेमाल किसी व्यक्ति को लंबे समय तक जेल में रखने के औजार के रूप में नहीं किया जा सकता है। हालांकि भारत संघ बनाम KA नजीब 2021 मामले में कोर्ट ने कहा था कि जमानत के लिए कठोर शर्तें संविधान के भाग 3 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायालयों की जमानत देने की शक्ति को सीमित नहीं करती है। इसके अलावा विचाराधीन कैदी के रूप में लंबे समय तक कैद में रहने के बाद दोषमुक्त पाए जाने पर जेल से रिहा होने के मामलों में आरोपी के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को मुआवजा दिया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अनुच्छेद 21 में अन्य बातों के साथ साथ शीघ्र सुनवाई और गरिमापूर्ण तरीके से जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है। खबर के अंत में PMLA 2002 के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग एवं संबंधित गतिविधियों से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्तियों को जब्त करने का प्रावधान करने वाला एक कानून है। PMLA की धारा 45 के तहत जमानत तभी दी जा सकती है जब कुछ शर्तें पूरी होती हो, जैसे कि आपको बता दें कि प्रथम दृष्टया यह लगना चाहिए कि आरोपी ने अपराध नहीं किया है और साथ ही जमानत मिलने पर आरोपी द्वारा पुनः कोई अपराध करने की संभावना न दिखाई देती हो। नजर डालते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर पर।
यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन CERN CERN ने अपनी स्थापना के 70 वर्ष पूरे किए। आपको बता दें, यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन को इसके फ्रेंच एक्रोनेम CERN के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठन है। इसकी स्थापना हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स के क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान के उद्देश्य से की गई है। तो चलिए सबसे पहले CERN CERN के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। CERN की नींव 1954 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के पहले संयुक्त वैज्ञानिक उद्यम के रूप में रखी गई थी। यह जिनेवा शहर के निकट फ्रांस और स्विट्जरलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। सदस्य देशों की बात करें तो CERN के पास आज कुल 23 सदस्य हैं, जिसमें 10 सहयोगी सदस्य शामिल हैं। भारत भी CERN का एक सहयोगी सदस्य यानी एसोसिएट मेंबर है। इसके मौलिक वैज्ञानिक उद्देश्य की बात करें तो इस कन्वेंशन में कहा गया है कि CERN का सैन्य आवश्यकताओं के लिए किए जाने वाले कार्यों से कोई सरोकार नहीं होगा। CERN ने विज्ञान के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। पहला नाम आता है जेड बोसॉन और डब्ल्यू बोसॉन पार्टिकल्स की खोज का। ये वो कण हैं जो क्षीण बल यानी वीक फोर्स को समझने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ल्ड वाइड वेब, जिसके माध्यम से आज पूरी दुनिया कनेक्टेड है, उसका आविष्कार भी CERN के ही वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में किया था। CERN में एंटी मैटर का अध्ययन किया जाता रहा है, जहां एंटी प्रोटॉन डिसेलरेटर की मदद से वैज्ञानिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अब बात करते हैं CERN की सबसे चर्चित खोज की, हिग्स बोसॉन। इसे हम गॉड पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। CERN के लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर LHC में इस पार्टिकल की खोज ने विज्ञान की दुनिया को अचंभित कर दिया था। हिग्स बोसॉन हिग्स फील्ड से जुड़ा एक ऐसा मूलभूत कण है जो अन्य कणों को द्रव्यमान प्रदान करता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन। CERN का LHC दुनिया का सबसे बड़ा पार्टिकल एक्सेलरेटर है, जिसमें लगभग प्रकाश की गति से ऊर्जावान प्रोटॉन और लेड आयनों को टकराया जाता है। ये प्रयोग भौतिकी की बुनियादी सवालों का उत्तर देने के लिए किए जाते हैं। अब जानते हैं CERN में भारत के योगदान के बारे में। भारत के वैज्ञानिक CERN के कई महत्वपूर्ण प्रयोगों का हिस्सा रहे हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR के माध्यम से हमारे वैज्ञानिक L3 एक्सपेरिमेंट और LHC में योगदान दे रहे हैं। साथ ही भारत का परमाणु ऊर्जा विभाग भी CERN के साथ नोवल एक्सेलरेटर टेक्नोलॉजीज NAT पर मिलकर काम कर रहे हैं। भारत वर्ल्ड वाइड LHC कंप्यूटिंग ग्रिड WLCG के लिए 2 टियर 2 आधारित केंद्र भी संचालित करता है, जो CERN के लिए डाटा प्रोसेसिंग में मददगार साबित हो रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आज के खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है यूक्रेन। इस देश की राजधानी है कीव। रूस ने यूक्रेन के स्नेक आइलैंड पर मिसाइल हमला किया। इस आइलैंड को जमीनी आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यह काला सागर में अवस्थित है। यहाँ के भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो यह पूर्वी यूरोप का एक देश है और रूस के बाद यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। सीमावर्ती देशों की बात करें तो इसके उत्तर में बेलारूस, पूर्व में रूस, दक्षिण पश्चिम में मोल्डोवा और रोमानिया तथा पश्चिम में हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड अवस्थित है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज़ोव सागर और काला सागर यूक्रेन के दक्षिण में स्थित है। यहाँ की भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो यहाँ कॉर्पिथियन, क्रिमियन पर्वत आदि महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं मौजूद है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी माउंट होवरला है। यहाँ शीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ की प्रमुख नदियों में नीपर, डेन्यूब, डेनिस्टर आदि नदियां शामिल हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ ने इजराइल को गाजा में फिलिस्तीनी आबादी के लिए तत्काल बुनियादी खाद्य आपूर्ति मुहैया कराने का आदेश दिया है। ICJ संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना 1945 में परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस के स्थान पर की गई थी। प्रधानमंत्री ने दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम NICDP के तहत विकसित बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र राष्ट्र को समर्पित किया। NICDP का उद्देश्य बेहतर परिवहन नेटवर्क के जरिए भारत को वैश्विक विनिर्माण और निवेश गंतव्य के रूप में विकसित करना है। पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय दायित्वपूर्ण पर्यटन पहल के रूप में पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों के समग्र अनुभव को बेहतर बनाना है। इसके लिए पर्यटकों को आतिथ्य प्रेमी लोगों से मिलवाया जाएगा। ये लोग पर्यटक स्थलों के दूत और कहानीकार के रूप में कार्य करेंगे।
हाल ही में टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित महिला का उपचार रीप्रोग्राम्ड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से किया गया। इसके लिए उस महिला के शरीर से ली गई कोशिकाओं का ही उपयोग किया गया है। स्टेम सेल्स ऐसी अविभेदित एवं सरल कोशिकाएं हैं जिनमें स्वयं को नवीनीकृत करने की क्षमता होती है। रवांडा में मारबर्ग वायरल रोग के प्रकोप से कई लोगों की मृत्यु हो गई है। यह एक दुर्लभ लेकिन अत्यधिक संक्रामक वायरल रक्तस्रावी बुखार है। यह रोग मनुष्यों और प्राइमेट्स दोनों को प्रभावित करता है। इसके रोगियों में मृत्यु दर बहुत अधिक है। मणिपुर के सेनापति जिले के पुरुल गांव की पोमई नागा जनजाति ने अपने क्षेत्र में जंगली जानवरों और पक्षियों के शिकार, जाल बिछाने और मारने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पोमई नागा जनजाति मणिपुर की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी नागा जनजातियों में से एक है। फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने संशोधित औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना RPTUAS में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत दवा कंपनियों के लिए प्रोत्साहन राशि को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दी गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने संथाल विद्रोह के बाद गठित संथाल परगना में घुसपैठ की स्थिति की जांच हेतु एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन का निर्देश दिया है। संथाल विद्रोह 1855 से 56 भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ शुरुआती जन विद्रोह में से एक है। जानने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।